Welcome to my TS Cartoon 94 channel. एक समय पहले एक जंगल में एक गुफा में 4 बच्चे भूत रहते थे। एक दूसरे को वो प्यार से पिया, जोहा, कीरू और नोना के नाम से बुलाते थे। वो सिर्फ रात के समय में बाहर आते थे। इतना ही नहीं, उन्हें खाना बड़ा अच्छा लगता था और सबसे ज्यादा आइसक्रीम खाना उन्हें बहुत पसंद था। हमारे पास खाना हो गया। हाँ, खाना ढूंढने के समय आ गया। चलो चलो, अब शुरू होगा असली मजा। चलो चलो, आइसक्रीम ले आएंगे। ऐसे हंसते खेलते रात में उड़ते हुए गुफा से बाहर आते हैं। वहां से गांव में आके आइसक्रीम गाड़ी के पास जाते हैं। जिसको जो मिलता है वो खा जाते हैं। दूसरी तरफ पिया को एक बड़ा आइसक्रीम ट्रक दिखता है। बाप रे, इस गाड़ी पे दिख रहा आइसक्रीम बहुत अच्छा है। ये कह के गाड़ी के पास जाके उसके ऊपर चित्रित आइसक्रीम को चाटने की कोशिश करती है, ये भूलकर कि वो सिर्फ एक चित्र है, और इस प्रयत्न में गाड़ी से टकराती है। जिस भी तरफ देखती है उसे सिर्फ चित्र दिखाई देते हैं। इस कारण पिया को पता नहीं चल रहा था कि आइसक्रीम कहाँ से ले। तब वो अपने दोस्तों के पास जाती है। ओए नोना, जोहा, कीरू, मैं तुम सबको एक अजीब जगह लेके जाती हूँ। वहाँ ऐसी छोटी वाली नहीं, बल्कि बहुत बड़ी आइसक्रीम की गाड़ी है। क्या? छोटी नहीं, बल्कि बड़ी आइसक्रीम की गाड़ी है? तो फिर देरी क्यों? चलो! बहुत प्रकार के आइसक्रीम है, अलग प्रकार के रंग भी। देखते ही मुंह में डालने का मन करता है। तुम हमें बहुत बोल रही हो, कहीं वहां जाके ये सब झूठ तो नहीं निकलेगा ना? पिया कभी झूठ नहीं बोलती है। चलो उस जगह पे पहले जाते हैं, देर हुआ तो सुबह हो जाएगा। ऐसे जब सभी वहां जाने ही लगते हैं तब पिया उन्हें रोक के, पर एक बात, ये तो सच ही है कि मुझे वहां एक बड़ी आइसक्रीम की गाड़ी दिखी, मगर उसके अंदर घुस के कैसे आइसक्रीम को हासिल करेंगे ये नहीं पता चल रहा। ऐसे पिया के साथ सभी उस बड़ी गाड़ी के पास जाते हैं और देखते हैं कि किस दरवाजे अंदर घुसे। बहुत कोशिश करने पर भी वो अंदर नहीं जा पाते हैं और सुबह होने के कारण वापस चले जाते हैं। हर आइसक्रीम गाड़ी को जैसे एक दरवाजा रहता है, इसका भी तो होना चाहिए। ये आइसक्रीम गाड़ी बहुत अजीब है। आज रात हम यहाँ वापस आएंगे, मगर जल्दी आएंगे, ठीक है? हाँ, हम इस जादुई छड़ी से उस गाड़ी को खोलेंगे। हाँ हाँ, यही सही है। ऐसे बात करते हुए एक फैसला लेते हैं। रात होते ही वो वापस गांव जाकर उस बड़ी गाड़ी तक पहुंच जाते हैं। चारों मिलके उस गाड़ी को जादुई छड़ी के सहायता से खोलते हैं। उस गाड़ी का एक खिड़की खुल के एक घंटी बजने लगती है। उस गाड़ी के सारे लाइट चमकते हैं। बाप रे, इससे पहले मैंने कभी इतनी अलग तरह की आइसक्रीम गाड़ी नहीं देखी है। अयो, पहले ये बोलो कि इस घंटी को बजने से कैसे रोकी? आधी रात को ऐसे घंटी बजेगी तो लोग आ जाएंगे। हमें तुरंत कुछ करना होगा। देर ना हो, इससे पहले सभी अपनी जादुई छड़ी को पकड़ो और मांगो, कृपया हमें यहाँ से इस गाड़ी के साथ कहीं दूर ले चलो जादुई छड़ी। ऐसे मांगते ही सभी गाड़ी के साथ वहां से गायब हो जाते हैं और उनके गुफा में प्रकट होते हैं। तब सब उस गाड़ी के चारों ओर उड़ते हुए सब कुछ देखने लगते हैं। हाय, कितनी सुंदर और अलग है ये गाड़ी। इसमें आइसक्रीम कहाँ होगा? ऐसे
उस गाड़ी के अंदर जाते हैं। वहाँ एक मशीन पे अलग प्रकार के आइसक्रीम के चित्र देखते हैं। जब पिया उसे दबाती है तो आइसक्रीम नीचे गिरता है। आओ, आओ, ये तो मस्त है। ऐसे वो सारे आइसक्रीम को कोन्स में जमा करना सीख जाते हैं और आइसक्रीम की स्वाद करते हुए, इसे जिसने भी तैयार किया हो उसको मैं जीवन भर दासी बन के रह जाऊंगी। कितना स्वादिष्ट है। हाँ, ये इस सारी जहां में ही सबसे स्वादिष्ट चीज है। मैं भी इसे बनाए हुए आदमी की दासी बन जाऊंगी। हाँ, कीरो और नोना की ये बातें सुनकर पिया को एक योजना सूझता है। क्यों ना हम हमारे पास की शक्तियों का उपयोग करके ऐसे ही एक और गाड़ी बनाए। पर तुम्हें कैसे पता कि ऐसे ही स्वाद होगा उस आइसक्रीम का? पक्का इसी स्वाद आने के लिए इसमें मौजूद आइसक्रीम का उपयोग करके ज्यादा मात्रा में ले आएंगे। हाँ, ये सही है। ऐसे सभी मिलके उस गाड़ी की तरह एक और बनाते हैं ताकि उनके वजह से किसी और को तकलीफ ना हो। उसके बाद जहाँ से उस गाड़ी को लाते हैं वही उसे छोड़ के इतने दिन खाए हुए आइसक्रीम के लिए उन गाड़ियों के पास सोने के सिक्के छोड़ के वहां से चले जाते हैं और तब से गांव वापस ना आके खुद से खाना जमा करते हैं। और आइसक्रीम के विषय में तो वो सबसे खुश थे क्योंकि उसकी कमी तो उनको बिल्कुल नहीं थी। एक शहर में एक बहुत बड़ा घर था। उस घर में मनीष अपनी 3 बेटियों के साथ हंसी खुशी रहता था। मनीष का शहर में बहुत बड़ा व्यापार था। उसके घर में किसी चीज की कमी नहीं थी सिवाय एक चीज के। मनीष की बीवी की मौत एक कार एक्सीडेंट में हो गई थी जिसकी कमी हमेशा उसे महसूस होती थी। मनीष ने अकेले ही अपनी बेटियों को पाला पोसा था। उसकी तीनों बेटियां बहुत ही सुंदर थीं, पर उसकी सबसे छोटी बेटी छाया सबसे सुंदर थी। मनीष अपनी दोनों बड्ढी बेटियों से बहुत प्यार करता था, पर सबसे छोटी बेटी छाया को वो बिल्कुल पसंद नहीं करता था। उसका कारण ये था कि छाया जब पैदा हुई थी तभी उसकी मां की मौत एक कार एक्सीडेंट में हो गई थी। मनीष अपनी बीवी की मौत का कसूरवार अपनी सबसे छोटी बेटी छाया को समझता था, इसलिए वो उसे बिल्कुल प्यार नहीं करता था। एक शाम मनीष जब घर आता है वो अपनी दोनों बड़ी बेटियों को आवाज देता है, संगीता कहाँ हो? तुम दोनों जल्दी आओ, देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाया हूं। पापा, हम आपका ही इंतजार कर रहे थे। जल्दी से दिखाइए आप हमारे लिए क्या लाए हो। ये देखो संगीता, मैं तुम्हारे लिए कितने सुंदर जूते लाया हूं। मेरे लिए क्या लाए हो? पापा मुझे भी दिखाओ। छाया पास खड़ी सब देख रही थी। उसे लगा कि उसके पापा उसे भी आवाज देकर बुलाएंगे और उससे भी कुछ देंगे। वो इंतजार करती रही, पर उसके पापा ने उसकी तरफ देखा भी नहीं। वह फिर डरते डरते अपने पापा के पास गई और धीरे से बोली, आप मेरे लिए क्या लाए हो? तुझे इस घर में खाने पीने को ढंग से मिल रहा है ना, तो उसी में खुश रह। समझी, ज्यादा उम्मीद मत लगा और जाकर अपना काम कर। छाया रोते रोते अपने कमरे में भाग जाती है। वो बहुत रोती है और अपनी माँ को बहुत याद करती है। छाया अपने पापा के दिल में भरी गुस्से को प्यार में बदलने की बहुत कोशिश करती थी। वो उनके लिए अच्छा अच्छा खाना बनाती थी। मनीष को छाया पर ना तो कभी प्यार आता और ना ही तरस। एक दिन मनीष अपनी बेटियों के साथ बैठकर नाश्ता कर रहा होता है। मैं कुछ दिनों के लिए बाहर काम से जा रहा हूं, तुम अपना ध्यान रखना और अच्छे से घर में रहना। आप कहाँ जा रहे हो पापा? क्या हम आपके साथ नहीं चल सकते? नहीं बेटा, दरअसल वहां आसपास काजीरंगा नाम का जंगल है, तो तुम्हें वहां ले जाना ठीक नहीं है। तुम लोग घर पर ही रहो और खूब मजे करना। संगीता, माया और छाया उदास हो जाते हैं। उदास मत हो, मैं जल्दी ही वापस आ जाऊंगा। चलो अब जल्दी से बताओ कि मैं तुम्हारे लिए वहां से क्या लेकर आऊं। मुझे एक सुंदर मोतियों की माला चाहिए। मैंने सुना है जहां आप जा रहे हो वहां के जंगलों में बहुत सुंदर फूल होते हैं जो बिना पानी और मिट्टी के भी बहुत समय तक ताजा रहते हैं। मुझे वो फूल चाहिए। छाया इंतजार कर रही होती है कि उसके पापा उससे भी पूछेंगे, पर ऐसा नहीं होता। सब नाश्ता करके हट जाते हैं और मनीष अपने जाने की तैयारियों में लग जाता है।
छाया मनीष का सारा जरूरी सामान बांध देती है। मनीष अगली ही सुबह निकल जाता है। एक दिन के लंबे सफर के बाद मनीष होटल में पहुंच जाता है, जहां उसने अपने लिए एक कमरा बुक किया हुआ होता है। मनीष कुछ दिन वहीं रहता है और अपने सारे काम खत्म कर लेता है। उसके बाद वो अपनी सबसे बड़ी बेटी के लिए एक सुंदर सी मोतियों की माला खरीदता है। माला खरीदने के बाद मनीष सीधा जंगल की ओर निकल जाता है। वो माया के बताए फूलों को बहुत ढूंढता है, पर वो उसे कहीं नहीं मिलते। फूल ढूंढते ढूंढते वह जंगल के बहुत अंदर पहुंच जाता है। अचानक उसे एक बहुत सुंदर और अलग से घर दिखाई देता है। मनीष धीरे धीरे उस घर की तरफ बढ़ता है। उसकी नजर अचानक से उस घर के बगीचे पर पड़ती है, जिसमें माया के बताए हुए फूल लगे हुए थे। मनीष उन फूलों को देखकर बहुत खुश हो जाता है। आखिर वो खुश हो भी क्यों ना, वो शाम से उन फूलों को ढूंढ रहा था। अब मनीष बिल्कुल भी वक्त बर्बाद ना करते हुए उन फूलों को तोड़ लेता है और अपने थैले में भरने लगता है। फूल तोड़ते ही मनीष को बहुत अजीब सा महसूस होता है। आसपास बहुत तेज हवा चलने लगती है और अजीब सी आवाज भी सुनाई देने लगती है। मनीष बहुत ही डर जाता है। वो जल्दी से वहां से भागने लगता है, पर वो अचानक किसी से टकरा जाता है। मनीष गर्दन उठाकर ऊपर देखता है तो उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। उसके सामने एक बहुत खतरनाक भूत खड़ा होता है। भूत भूत, मुझे जाने दो, मुझे छोड़ दो। ऐसे कैसे जाने दूं? तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे बगीचे से फूल तोड़ने की? अब मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। भूत मनीष की गर्दन पकड़ लेता है और उसे मारने ही वाला होता है कि तभी मनीष रोने लगता है। मुझे छोड़ दो, मेरी 3 बेटियां हैं। वो मेरा घर पर इंतजार कर रही होंगी। उनका इस दुनिया में मेरे सिवा कोई भी नहीं है। उनकी माँ भी बहुत सालों पहले मर गई। तू मुझे पहले ये बता कि तूने मेरे बगीचे से फूल क्यों तोड़े? मेरा बगीचा और उसमें लगे फूल मुझे जान से भी ज्यादा प्यारे हैं। मुझे माफ कर दो, मुझे नहीं पता था, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। दरअसल मेरी बेटी ने इन फूलों का जिक्र किया था और उसी ने इन फूलों को लाने के लिए बोला था। कहाँ है तेरी बेटी? क्या नाम है उसका? मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। अब मुझे अपनी बेटी को लाकर दें, वरना मैं तेरी जान ले लूंगा। मनीष को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। उसे तो अपनी दोनों बड़ी बेटियां और अपनी जान बहुत प्यारी थी। उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। अचानक उसे एक तरकीब सोचती है। वो सोचता है, क्यों ना माया की जगह छाया का नाम इस भूत को बता दिया जाए, ताकि वो भूत माया की जगह छाया को खा जाए और हमेशा के लिए छाया की जिम्मेदारी मेरे सर से दूर हो जाए। मनीष माया की जगह छाया का नाम उस भूत को बता देता है। जल्द से जल्द छाया को मेरे पास लेकर आ, वरना मैं तुझे जान से मार दूंगा। मुझे बस कल तक की मोहलत दो, मैं छाया को लेकर यहां आऊंगा। अगर तूने कोई भी चालाकी की तो ये अंगूठी तेरी जान ले लेगी, इसलिए बिना सोचे अपनी छाया को मेरे पास लेकर आ। मनीष जल्दी से अपने घर जाता है। संगीता, माया और छाया यहां आओ। तीनों दौड़ती हुई मनीष के पास आती है। इस बार मनीष संगीता और माया की जगह छाया को गले लगा लेता है। दरअसल ये सब उसकी चाल थी, ताकि वो छाया को बहला फुसलाकर उस जंगल में ले जाकर उस जंगल में छोड़ सके। छाया बहुत खुश हो जाती है। उसके पापा ने उसे पहली बार गले लगाया होता है। बेटी छाया, तुम्हें मेरे साथ अभी कहीं चलना होगा। कहाँ पापा? वो मैं तुम्हें अभी नहीं बता सकता। छाया बिना कोई सवाल के अपने पापा के साथ चल पड़ती है। छाया पूरे रास्ते सोचती रहती है कि आखिर उसके पापा उसे कहाँ लेकर जा रहे हैं, पर डांट के डर से पूछने की हिम्मत नहीं कर पाती। मनीष छाया को जंगल में लेकर जाता है और छाया भी बिना कोई सवाल किए अपने पापा के साथ चलती रहती है। कुछ देर बाद वो भूत के घर पहुंच जाते हैं। मनीष छाया को उस घर के अंदर ले जाता है। घर के अंदर एक बहुत ही डरावना भूत बैठा होता है। छाया उस भूत को देखकर बुरी तरह चिल्लाने लगती है। बचाओ बचाओ पापा, पापा मुझे ये कहाँ ले आए? मुझे घर जाना है, मुझे बचाओ पापा। अब तुझे यही रहना पड़ेगा, समझी? भूत अपनी अंगूठी मनीष के हाथ से निकाल लेता है। मनीष अपने घर चला जाता है। छाया रोती रह जाती है, पर मनीष एक बार भी उसकी तरफ पलटकर नहीं देखता।